हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 11 नवंबर। तो 11 नवंबर का करंट अफेयर्स देखते हैं, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड एक्सपर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबरें देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो आ जाइए, बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। और देखिए, जो लेक्चर के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका सभी को आंसर देना है। तो देखिए ये आपके सामने है हमारा थंबनेल वाला आर्टिकल। तो इसी से स्टार्ट करते हैं कि यूएसए बेस्ड एक कंपनी है, ठीक है, जिसका क्या नाम है, यूरोप्स वर्ल्ड नेवा, ठीक है। तो इसने क्या है, एक वैक्सीन बनाई है और उस वैक्सीन को यूएस गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है एज ए फर्स्ट वैक्सीन फॉर द चिकनगुनिया वायरस, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा चिकनगुनिया वायरस के बारे में समझते हैं। उससे पहले वैक्सीन का नाम देख लीजिए कि लिचिक वैक्सीन का नाम है। तो ये वैक्सीन का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, जो चिकनगुनिया वायरस है इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। क्या, जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल सिमिलर लगेगा डेंगू जैसा। जिस तरीके से डेंगू में बुखार आता है उसी तरीके से आपको चिकनगुनिया में भी बुखार आएंगे। हेडेक है ना, हेडेक भी होगा, आपको थोड़ी ठंड भी लग सकती है, बैक पेन हो सकता है, न्यूसिया हो सकता है, ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है, जॉइंट पेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, रैशेज देख सकते हैं आपके चटके, शरीर में बहुत सारे चटके आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चिकनगुनिया के बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहला जो दुनिया में चिकनगुनिया का जो केस देखा गया था साउथ तंजानिया में देखा गया था। साउथ तंजानिया में कब, 1952 में ये देखा गया था। उसके बाद में ये अब तक 40 से ज़्यादा देशों में चिकनगुनिया के केसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में ये पाँव बुरी तरीके से पसार चुका है, ठीक है। तो यूएस बेस्ड कंपनी है जिसने पहला चिकनगुनिया का वायरस खोजा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक वायरल डिजीज़ है। ह्यूमन में किस तरीके से फैलती है, थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। तो ये मच्छर के काटने से, कौन से, एक तो एडीज एजिप्टी नामक आपने मॉस्किटो सुना है, ठीक है, जिसके काटने से डेंगू फैलता है। सेम वही मच्छर है, इसके काटने से ही चिकनगुनिया होता है। और एडीज एल्बोपिक्टेस, ठीक है। तो ये दो मच्छर हैं, अलग अलग प्रजाति से आते हैं, तो उनके नाम से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके काटने से एडीज एजिप्टी से तो क्या है, डेंगू भी फैलता है। और एडीज एजिप्टी के साथ साथ एल्बोपिक्टेस अगर नामक आपको मॉस्किटो काट लेता है तो उससे आपको चिकनगुनिया फैलने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये किसके, डेंगू और जीका वायरस में यही दोनों मच्छर काम आते हैं। मतलब इन दोनों के काटने से डेंगू भी फैलता है, जीका वायरस भी फैलता है और चिकनगुनिया भी फैलता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लें। इसमें क्या होता है, आपको शरीर में अकड़न, जॉइंट पेन्स, ठीक है, फीवर, इस तरीके से देखने मिलेंगे जो अपन ने पीछे देखा ही था, ठीक है। तो जो चिकनगुनिया के सिम्टम्स हैं आपके बॉडी में कितने, 4 से 8 दिन तक बने रहते हैं, जो कि 2 से 12 दिन में कभी भी आपके शरीर में अपीयर हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट अभी तक था, एक्चुअली क्या था, इसका कोई वो तो था ही नहीं, ठीक है, वैक्सीन तो थी नहीं अभी तक। तो जो अब क्या, पहली वैक्सीन यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब यूएसए सरकार है ना, तो उसने सबसे पहले वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। तो अब क्या है, इसकी वैक्सीन भी आ गई है। हालांकि इसको जो नॉर्मल बुखार होता है उसी की तरह इसको ट्रीट किया जाता था और उसी से ही इसको ठीक करने की कोशिश की जाती थी। आज ये आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट खबर है आपकी, गवर्नर्स कैन नॉट सिट ऑन बिल पास बाय द हाउस, ठीक है। अगर जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कोई बिल पास किया जाता है तो गवर्नर उस पर बैठा नहीं रह सकता, उस पर या तो रिफ्यूज करे या फिर उस पर कोई जजमेंट दे। तो इस तरीके से क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि गवर्नर को किसी बिल पर बैठे नहीं रहना चाहिए, है ना। अगर उनके पास कोई बिल गया है, ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में वेलफेयर मेजर्स को लिया गया है, ठीक है, हेल्थ इशू से रिलेटेड, मतलब एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे कोई बिल भेजा गया है तो गवर्नर उस पर भेजेंगे नहीं, उस पर डिसीजन लेना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हालांकि गवर्नर के पास में आर्टिकल कौन सा 200 के तहत एक पावर मिलती है कि वो किसी भी बिल को, ठीक है, किसी भी बिल को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करके रख सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 200, ठीक है, यहीं से इसको पावर मिलती है। और आर्टिकल 111, ठीक है, आर्टिकल 111 में क्या करता है, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है बताइए, ठीक है। तो ये आपको कल बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो आपको पता होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जो गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, उनके पास में जैसे वीटो पावर है, तो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, है ना, और पॉकेट वीटो, ये 3 वीटो की बात करी गई थी। तो जिसने भी कल वाला लेक्चर नहीं देखा उसको अच्छे से देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो आ जाइए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो नेक्स्ट खबर है वो है दिल्ली से, है ना। दिल्ली के अंदर जो एयर
पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना। तो अब ये एयर पॉल्यूशन बताया, जैसे नवंबर को 364, है ना, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था उसमें 364 तक पहुंच गया था। फिर नवंबर 2 को 392, फिर 468, है ना, 450 को पार करके नवंबर 3 को जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। और ये तब से लेकर 400 की रेंज में ही बना हुआ था, 415, 454, ठीक है, 400 केस, 395 7 नंबर को तो थोड़ा कम हुआ था, फिर वापस से बढ़ गया, ठीक है। और 9 नंबर को 437 वापस से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो डिग्रेड हो रही थी, जो सांस लेने वाली जो हवाएं है ना दिल्ली की, बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो रही थी। परंतु क्या है, यहाँ पर एक थोड़ी रेनफॉल होने के कारण जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गिर के नीचे चला गया है, कितना 279 चला गया। और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी संकेत भी है, परंतु ये क्या है, टेम्परेरी मेजर्स हैं, ठीक है। हमें अगर मान लीजिए दिल्ली है पूरे देश की जो एयर क्वालिटी है उसको अगर मेंटेन रखना है तो हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम परमानेंट इलाज नहीं खोजेंगे तो हम इसी तरीके से बार बार परेशान होते रहेंगे, है ना। अलग अलग फॉर्मूलाज निकालते रहेंगे, जैसे ऑड इवन जो स्कीम है दिल्ली गवर्नमेंट अभी लागू करने वाली थी कि भाई ऑड स्कीम, ऑड एंड इवन, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलाई जाएंगी, दूसरे दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलाई जाएंगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जनता परेशान होती है, लोगों में मतलब सरकार के प्रति रोष उत्पन्न होता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनको कहीं जाना है, अब वो पहले नंबर देखें, भाई हमारे नंबर की कौन सी गाड़ी है, आज कौन सा दिन है, इन सब चीज़ों को चेक करें, ठीक है। उसके बाद घर से बाहर निकले, और गलती से बाहर निकल गए तो वहाँ पुलिस ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं जो आपका चालान काटने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने के लिए आपको परेशान हरेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ये कहीं ना कहीं क्या करती हैं, फ़ायदा पहुँचाने की जगह नुकसान भी देती हैं। गवर्नमेंट के जो एयर क्वालिटी मेजर्स हैं ये किस लिए दिए जा रहे हैं, जिससे स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ एयर मिल सके, ठीक है, पर्यावरण क्लीन हो सके, परंतु उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अगर जैसे मान लीजिए अभी तो रेनफॉल हो गई, पर इसका क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। परमानेंट सॉल्यूशन क्या निकाला जा सकता है, परमानेंट सॉल्यूशन कि जितने भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो सब इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर दें, ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल को पूरी तरीके से बैन किया जा सकता है, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है इसको हाई सब्सिडाइज रेट पे जनता तक पहुंचाए। जनता खरीदेगी, क्यों नहीं खरीदेगी, जगह जगह इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाए जाएं, जिससे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाया जाए, जिससे वो अपने व्हीकल को चार्ज कर सकें, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि व्हीकल को चार्ज करने की, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए व्हीकल लगा दिया तो 4 घंटे में वो चार्ज हुआ, तो 4 घंटे है नहीं लोगों के पास में, तो उसका कोई अल्टरनेट मैकेनिज्म आना चाहिए कि बैटरी को ही उठा के रिप्लेस कर लें, ठीक है। बैटरी, अपनी बैटरी उसमें लगाए, उसकी बैटरी अपनी गाड़ी में लगा लें, ठीक है। तो विद इन सेकंड आपका काम हो जाता है, कितने परसेंट वाली बैटरी लगा रहे हैं, कितने परसेंट वाली, तो उस तरीके से आपकी कटौती हो। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, ठीक है। सीएनजी पे शिफ्ट हो सकते हैं सारे व्हीकल्स, ठीक है। इनको चेंज भी किया जा रहा है, तो हाई लेवल पे किया जाए, जिससे जल्द से जल्द इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं दिल्ली में उनको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। आज आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो डील करता है सेक्सुअल हरेसमेंट, है ना। वर्क प्लेस पे जो वुमेन्स के साथ में प्रताड़नाएं होती हैं, है ना, सेक्सुअल हरेसमेंट, हरेस किया जाता है वुमेन्स को कलीग्स के द्वारा, उनके सीनियर्स के द्वारा। तो उसके लिए क्या था, ये केस आया था, ठीक है। तो ये था विशाखा गार्डनिंग्स, ठीक है। आपने विशाखा गार्डनिंग्स का नाम सुना होगा, तो उसी में ही ये वुमेन्स के लिए सेक्सुअल हरेसमेंट, मतलब वर्क प्लेस जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उसको किस तरीके से रोका जा सके, ठीक है। तो उसके लिए वुमेन्स हरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन रिडक्शन एक्ट 2013 का लॉन्च किया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेजर इंपॉर्टेंट बात की गई है कि जो हर एक एम्प्लॉयर, जो भी एम्प्लॉयर है वो अपने जो उनकी बिल्डिंग है, ठीक है, उसके अंदर क्या करेगा, एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा वुमेन्स को, है ना। तो इसको क्या बोला गया, सेफ वर्क प्लेस एनवायरनमेंट की बात करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, अगर जैसे मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉयर है और वहाँ पर सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करेंगे, ठीक है। तो जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या करेगी, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी वुमेन को प्रताड़ित किया जाता है किसी भी उसके कलीग के द्वारा, किसी सीनियर के द्वारा, ठीक है, उसको सेक्सुअली मतलब हरेस करने की कोशिश की जा रही है, तो वो क्या कर सकती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकती है, ठीक है। फिर ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी क्या करेगी, जांच करेगी, और जांच करने के बाद इस नतीजे पहुंचेगी अगर मान लीजिए कोई रियली में इस तरीके से हरेस कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में कोई
कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है। फिर इसके अलावा आप जैसे मान लीजिए जिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एस्टेब्लिश नहीं की गई है, तो वहाँ पे क्या होगा, लोकल कमेटी एस्टेब्लिश की जाएगी। ये कौन करेगा, इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और ये डेप्यूटी कलेक्टर, इनके द्वारा ये लोकल कमेटी एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी, जिससे वर्क प्लेस जो हरेसमेंट होते हैं, जो केसेस होते हैं, उनको रजिस्टर्ड किया जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके, ठीक है। अगर इसमें एम्प्लॉयर खुद भी संलिप्त है तो उसके अगेंस्ट भी इसमें कार्रवाई की जा सकती है लोकल कमेटी के अंदर, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा, पेनल्टी के चार्जेस भी रखे गए हैं। अगर मान लीजिए किसी ने कोई कंप्लेंट करी है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उसमें 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को कैंसिल, उसका जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसके लाइसेंस को विड्रॉल किया जा सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये थोड़ा सा इसके वर्क प्लेस हरेसमेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट फॉर द वुमेन फ्रॉम एट वर्क प्लेस, है ना। तो ये जो एक्ट है 2013 का, तो ये क्या प्रोवाइड करता है वुमेन को, ठीक है। तो ये वुमेन को एक सेफ कंडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट प्रदान करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जो उनका जो वर्क प्लेस है उसको एज एन सेफ, मतलब सेफेस्ट प्लेस बनाने की कोशिश करता है कि जहाँ पे वुमेन्स अगर काम करने जाए तो वो एक सेटिस्फाई हो, है ना, सेफ फील करें, ना कि वहाँ पर जाकर उनको लगे कि यार मेरा कोई मिसयूज कर सकता है ना, मेरे साथ कोई छेड़ सकता है, गलत हरकत कर सकता है। तो ये चीज़ ना हो, इसको रोकने के लिए ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट 2013 लेकर आई सरकार, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये जो एक्ट आया है तो ये विशाखा गाइडलाइंस है 1997 के, ठीक है। यहाँ पर तो विशाखा गाइडलाइंस में क्या था, इसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया था 1997 के अंदर कि भाई जो वर्क प्लेस है वुमेन्स के लिए उसको सेफ कैसे बनाया जाए, है ना। सेक्सुअल हरेसमेंट अगर किसी वुमेन का किया जाता है तो उसको किस तरीके से रोका जाए। आर्टिकल 15 के अंदर भी जैसे स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि स्टेट किसी भी बेसिस पे किसी भी पर्सन के साथ में, मतलब बेसिस कौन कौन से होता है, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है, इसके बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। तो इसमें आगे सेक्स और सेक्स मतलब वुमेन, तो वुमेन की बात में सेक्स मेल या वुमेन कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जो वुमेन्स हैं उसके साथ में इस तरीके की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को जो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए ये विशाखा गाइडलाइंस आई थी, है ना, वुमेन को भी इक्वली ट्रीट किया जा सके। तो इसके इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है ये कि वुमेन्स को जॉब जहाँ वो जॉब कर रही हैं वहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। अब ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए मोदी में अटेंड COP28, ठीक है। तो मोदी जी क्या करेंगे, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उसकी जो COP28 होगी दुबई के अंदर, उसको मोदी जी ने कहा है कि भैया मैं जाके वहाँ पर अटेंड करूँगा। अभी क्या 2024 के इलेक्शन होंगे तो मोदी जी दिखाना चाह रहे हैं कि वो वापस से इलेक्शन जीत रहे हैं, ठीक है। तो वो तो आगे आने वाला वक्त होता है, तो इस तरीके से कभी भी है बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए, चाहे वो जीत ही रहे हों क्यों ना, ठीक है। तो हमेशा इस तरीके से डील करना चाहिए कि हाँ हम अगर आते हैं तो हम जरूर अटेंड करेंगे। एक होता है ना कि मैं आऊँगा, ठीक है, वो वाली चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या फिर आप बोलते हैं ना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, फिर नहीं होता है, फिर आप परेशान होते हैं। तो इसलिए कभी भी इस तरीके से एक्सट्रीम वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। सितंबर, अब देखिए सितंबर में IIP जो ग्रोथ है वो कितनी हुई है, 5.8% का उसमें फॉल, है ना, रिडक्शन देखी गई है। तो ये जो IIP है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा CSO के द्वारा पर मंथ, है ना, मंथली बेसिस पे, ठीक है, मंथली बेसिस पे इनको रिलीज किया जाता है IIP के डेटा को। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है वो कैसे रिलीज किया जाता है, मंथली बेसिस पे रिलीज किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है CSO के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो ये IIP है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका जो प्रीवियस बेस ईयर था वो कौन सा था, 2004-5 का था, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब नाउ, ठीक है, अब जो नया बेस ईयर वो कौन सा हो गया है,
2011-12 का, ठीक है। ये अभी एट प्रेजेंट में बेस ईयर है, पहले से पहले वाला 2004-5 का बेस ईयर था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आज ये आईआईपी को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अब आईआईपी जो ये है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये किस लिए कैलकुलेट किया जाता है, इसका हमें फायदा क्या है? तो इससे हम ग्रोथ डिटरमाइन करते हैं, ग्रोथ रेट निकालते हैं कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे कितना हमारे देश की जो ग्रोथ है वो किस प्रकार है, ठीक है, किस तरीके से हम जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं वो परफॉर्म कर रही हैं, इसीलिए ये आईआईपी की कैलकुलेशन की जाती है। अब देखिए इसमें क्या है, दो सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है, एक तो ब्रॉड सेक्टर, एक यूज बेस्ड सेक्टर, ठीक है। ब्रॉड सेक्टर में कौन कौन से, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, माइनिंग हो गया एंड इलेक्ट्रिसिटी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा वैसे तो ब्रॉड सेक्टर में काफ़ी और स्ट्रीम्स आती हैं, जैसे वाटर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, है ना, रेमिडिएशन, ठीक है, सीवेज वेस्ट, इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी आते हैं। परंतु क्या है, उनके डेटा को हम इसलिए नहीं इस्तेमाल कर पाते क्योंकि उनका डेटा हमें मंथली बेसिस पर हम उनको कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम उसमें क्या है, हमें प्रॉब्लम होती है उनके डेटा को कलेक्ट करने की, इस वजह से हम उनको आईआईपी में सम्मिलित नहीं करते हैं। जबकि यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के द्वारा ये कहा गया है कि ये इस डेटा को भी इस्तेमाल किया जाए, परंतु हम नहीं कर पाते क्योंकि उनके डेटा को कलेक्शन करना में हमें सहूलियत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है हमारे लिए, है ना। मंथली बेसिस पर हम वो डेटा इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी को ही ब्रॉड सेक्टर के अंदर इंक्लूड करके चलता है, ठीक है। अब यूज बेस्ड सेक्टर, यूज बेस्ड सेक्टर में कौन सा होगा, कैपिटल गुड्स, बेसिक गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर गुड, है ना, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल टाइप के जो गुड्स होते हैं वो यूज बेस्ड सेक्टर के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो आईआईपी में हमारे जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, ठीक है, ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है इसका कितना 40% से ज़्यादा योगदान है ना। आईआईपी में 8 कोर इंडस्ट्रीज का कितना 40% से ज़्यादा योगदान है। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा योगदान कौन करता है, रिफाइनरी प्रोडक्ट करते हैं फर्स्ट नंबर पे, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। रिफाइनरी प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा योगदान है और फर्टिलाइजर्स का लास्ट है, ठीक है। ये थोड़ा लाभ है ना। 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंदर अगर हम पूछें कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है हमारा आईआईपी में, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है और सबसे आखिर में कौन सा आएगा, फर्टिलाइजर्स आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल डिवीजन के द्वारा ये कहा गया है कि जो एयर कंडीशनिंग हो गया, सब एयर कंडीशनिंग सप्लाई, सीवेज, वाटर सप्लाई, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट, रेमिडिएशन, ये क्या है, ये सब ब्रॉड सेक्टर के अंदर इंक्लूड किए जाने चाहिए। परंतु हम इनको क्यों नहीं इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हम आईआईपी की कैलकुलेशन में इस सेक्टर को इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। जबकि ये ब्रॉड सेक्टर जो है मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें हम इनको इंक्लूड करके चलना चाहिए। तो ये वाली बात कह रहे हैं यहाँ पर। अगले नेक्स्ट चलता है। अब देखिए जो आईआईपी का लेटेस्ट चेंज किए गए हैं वो कब किए गए, 2017 में किए गए। तो इसमें कुछ आइटम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कुछ आइटम्स इससे बाहर निकाले गए। तो इसमें कौन कौन से आइटम इंक्लूड किए गए, जैसे इसमें रिफाइंड पाम ऑयल इंक्लूड किया गया, सर्जिकल एसेसरीज इसमें इंक्लूड की गई हैं, सीमेंट क्लिंकर्स, इसमें क्लिंकर मतलब इस तरीके से सीमेंट के मोटे मोटे पत्थर हो गए, ठीक है, तो हमने वो इसमें इंक्लूड किए। सम आइटम्स रिमूव, अब हमने कुछ आइटम्स आईआईपी की कैलकुलेशन में निकाले हैं, जैसे च्युइंग, टबैको, टूथब्रश, कैलकुलेटर, फैन, वॉच, पेन। तो ये वाले आइटम्स हमने आईआईपी की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इन वाले आइटम को इनको डेटा को हम नहीं इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। और हम इन डेटा को इंक्लूड करके चलते हैं, जिसमें रिफाइंड पाम ऑयल हो गया, सर्जिकल एसेसरीज हो गई एंड सीमेंट क्लिंकर्स हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा आपको पता ही है कि अभी अब बेस ईयर कौन सा हो गया, 2011-12 का हो गया। प्रीवियस बेस ईयर कौन सा था, 2004-5 का था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप ये ध्यान रख सकते हैं, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसका जो फर्स्ट बेस ईयर चेंज किया गया था वो 1973 में किया गया था। और अब तक ऐसा 9th बार हम बेस ईयर चेंज कर चुके हैं। जो अभी सबसे लेटेस्ट बेस ईयर कौन सा है, वर्ष 2011-12 का। तो यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रखें। अब ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए ये जाते जाते करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट। तो ये पूछ रहा है 8 कोर इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा वेटेज किस सेक्टर का है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, कोल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फर्टिलाइजर्स एंड स्टील प्रोडक्शन। तो अब इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ऑप्शन 1 हो जाएगा कोल, ऑप्शन 2 हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन 3 हो जाएगा फर्टिलाइजर्स प्रोडक्ट और चौथा हो जाएगा स्टील प्रोडक्शन, ठीक है। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज में इन सेक्टर में से, ठीक है। अगर यहाँ पर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स होता, मान लीजिए
है ना। तो हम रिफाइनरी प्रोडक्ट को नंबर 1 पे मानते हैं, पर रिफाइनरी प्रोडक्ट नहीं है, उसके अलावा फिर इनमें से जो सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है, हाईएस्ट वेटेज इन सब में से, ये बताना, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं। देखो फर्टिलाइजर तो सबसे लास्ट होगा, ठीक है। अब आपके पास ये 3 ऑप्शन बचे, तो आपको बताना कोल का ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा है, स्टील प्रोडक्शन का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गूगल कर सकते हैं आप, आपको ये मिल जाएगा। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप अपनी, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, आपकी कोई हॉबीज़ है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आपको ये काम करना अच्छा लगता है, जिससे हमें पता चले कि आप अपने जीवन में कितना ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।